नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या फिर ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत अपने सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये करता है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक चाँद की तारीख़ का सवाल है, हम आपको चाँद की तारीख़ भी बताते हैं। आज 13 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है, जबकि पीर का दिन है और 29 जून सरकारी यानी अंग्रेज़ी तारीख़ है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाफ़ भी नमाज की तरह है। अगर तवाफ़ में कोई बात कहो तो खैर की बात कहा करो। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हम खबरों की तरफ लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पर सियासी हालात, और उसके बाद आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की छवि किस तरह मुतासिर कर दी गई है पिछले 10-12 वर्षों के दौरान। तो उससे पहले हम आपको आसाम और अरुणाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि सैलाब ने आम जिंदगी मफलूज करके रख दी है और ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर जो पुल होते हैं और जो सड़कें हैं वो तो तिनके की तरह बह गए हैं। तो ये खबरें वहाँ से आ रही हैं और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर बारिश होगी। कोई मामूली बात नहीं है, 200 मिलीमीटर बारिश। और उसके बाद आप देखेंगे कि अक्सर अरुणाचल प्रदेश में यानी बारिश जब आती है, सैलाब जब आता है, तो ज़मीनी तोदे खिसकने लगते हैं, पहाड़ी तोदे खिसकने लगते हैं, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त जानी नुकसान होता है। वैसे में नाज़रीन, एक तो अरुणाचल प्रदेश है, दूसरी तरफ आसाम के 6 अजला भी सैलाब की जद में हैं और बताया जाता है कि कम से कम 22,000 लोग वहाँ पर जो है वो मुतासिर हैं। एक अहम खबर आपको बताते हैं कि आपने देखा कि किस तरह निज़ामाबाद के आरमोर में एक प्रिंसिपल को, एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल को, जिनका नाम आमिर खां है, उन पर बीजेपी के गुंडों ने हमला किया था और आपको बता दूं कि उन्हें एक थप्पड़ रसीद किया था, उनके साथ गाली गलौज की गई थी क्योंकि उन्होंने उर्दू पढ़ाया था। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उर्दू नहीं पढ़ाया था, बल्कि आपको बता दूं कि स्कूल के जो करस्पॉन्डेंट है उनके कहने पर, उनकी हिदायत पर उर्दू पढ़ाया था बच्चों को। और ये जो बीजेपी का लीडर है मंदुला बालू, ये कहा जाता है बीजेपी टाउन प्रेसिडेंट है आरमूर का, और उसने जिस अंदाज में जाहिलियत का मुजाहरा किया, इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा किया, कलामी की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ है। और पुलिस ने इस सिलसिले में, आपको बता दूं कि कारनामा है तेलंगाना पुलिस का कि उसने इस सिलसिले में जितने वीडियो वायरल किए गए थे, कम से कम 41 हैंडल्स को उनसे नोटिस दी, जिसमें siyaasat.com भी शामिल था। तो बहरहाल siyaasat.com ने कहा कि हम ये वीडियो नहीं निकालेंगे। तो बहरहाल आपने देखा कि एक पुलिस DIG जो हैं वो ये करते हैं, यानी अपील करते हैं कि आप लोग ये हैंडल से ये जो वीडियो है वायरल हो रहा है उसे डिलीट कर दें। लेकिन आपको बता दूं कि उस मुजरिम को, उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन अच्छा हुआ, अब ज़रा ऐसा लगता है कि तेलंगाना पुलिस को भी की अकल भी होश में आ गई है और मंदुला बालू को उसने गिरफ्तार कर लिया है। ये भी बताया जाता है कि बालू अनकापुर के एक गेस्ट हाउस से में पनाह लिए हुए था, जहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। और ये आरमूर का जो बीजेपी MLA है पेड्डी राकेश रेड्डी, उसका गेस्ट हाउस है, उसमें इसने पनाह ली थी। और इसी दौरान ये भी पता चला है कि हैदराबाद से आरमूर जा रहा था बीजेपी का MLA और बीजेपी के MLA को, पेड्डी रेड्डी को, वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। तो नक्शे अमन के लिए ये बहाने ढूंढ रहे हैं और ये कम्युनल फोर्सेज जो हैं वो तेलंगाना की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब, ये जो इकदाम हुआ है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मैं समझता हूँ कि पुलिस का जो इमेज ख़राब हो रहा था उसको बचा लिया है पुलिस ने। कि बिल्कुल, देखिए वो वीडियो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, बल्कि तेलंगाना के लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा, ख़ास तौर से मुसलमान और वो लोग जो उर्दू जानते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उर्दू की शीरनी से जो है जो इत्तेफाक करते हैं, उन सभी ने इस वीडियो को देखा। और अफसोस जाहिर किया गया कि एक टीचर एक स्कूल में उर्दू पढ़ाता है और उस टीचर को इसलिए बीजेपी के एक जाहिल लीडर ने थप्पड़ मार दिया कि वो उर्दू क्यों पढ़ा रहा है।
ये तो अजीब मंतिक हो गई। जी जी, ये तो अजीब, मतलब एक है इंतहा हो गई आपकी जाहिलियत की, आपकी शरंगेज़ी की, आपकी शरपसंदी की। आपको याद होगा कि हैदराबाद में भी जब बकरीद के मौके पे एक लारी को महज इसलिए रोक लिया गया था कि जो है उसमें तो लकड़ियां जा रही जी थी, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। रोका गया, हंगामा किया गया, शरंगेज़ी की गई, मारपीट की गई। तो ये खुलेआम गुंडा और अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ भी पुलिस जो है कह रही थी कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बंदा आर्मूर का, बीजेपी का सदर, जब पुलिस के सामने टीचर को थप्पड़ मारता है तो उसी वक्त पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। उस देखिए पुलिस का ओहदेदार सामने खड़ा है, जी हाँ, जी हाँ, वो कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ नहीं, मतलब एक कि उसके चेहरे पे ज़रा से भी जो है नागवारी नहीं देखी गई। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया था कि पुलिस का अफसर वहाँ पे खड़ा है और उसके सामने टीचर को एक जो है बीजेपी का लीडर थप्पड़ मार देता है, पूरी कुव्वत से गाली गलौज करता है, तेलुगु में वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। तो ऐसा क्या जो है आफत टूट पड़ी कि आपको उर्दू पढ़ाना, जबकि इस रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है उर्दू। जी हाँ, बिल्कुल। इस रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, बल्कि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन होना है तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी होना है। जी हाँ, अफसोस का मकाम के जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जबकि इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हर ज़िले में, हर कलेक्टर ऑफिस में, हर मंडल ऑफिस में, हर शहर में, हर दफ्तर में उर्दू का एक जो है ट्रांसलेटर होना चाहिए। चोलन तो इस पर तो नज़र, मतलब है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन एक स्कूल में बच्चों को एक टीचर उर्दू पढ़ाता है तो उसको जो है इस तरह से शरंगेज़ी के निशाना बनाया जाता है। देखिए बीजेपी, हम देख रहे हैं कि आप चारों तरफ देखिए किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को मुश्तइल करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और सितही चीज़ें की जा रही हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जो है घर में एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो ज़बरदस्ती जो है एक बच्चे के मतलब है कि वो क्या नारा था, क्या था, टीवी से नारा आ रहा था पाकिस्तान के हिमायत में, तो उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये हरकत की थी और फिर जो है घर गिरा दिया गया। तो ये बीजेपी रियासतों में हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी रियासत भी बीजेपी की क़यादत वाली रियासत है? क्या हमारी रियासत में बीजेपी की हुकूमत है? क्या यहाँ कांग्रेस की हुकूमत नहीं है? कांग्रेस, राहुल गांधी, खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सारे इंडिया में मुहिम चला रहे हैं आरएसएस के नज़रिए के ख़िलाफ़। राहुल गांधी खुल के कहते हैं कि हम उनकी आइडियालॉजी को मुस्तरद करने के लिए मैदान में हैं। हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, हम जो है नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए आए हैं। तो एक जानिब कांग्रेस की आला क़यादत मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, बीजेपी की शरंगेज़ियों के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही है, बीजेपी के एजेंडे के ख़िलाफ़, नज़रिए के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही है। और दूसरी जानिब कांग्रेस ही की जो है क़यादत वाली रियासत में एक जो है एक मतलब एक स्कूल के टीचर को बीजेपी का लीडर पुलिस के सामने थप्पड़ मार देता है। पुलिस फौरी एक्शन, देखिए पुलिस का एक्शन भी जो है कब हुआ, जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब पूरी रियासत में मजम्मत की गई, जब जो है वहाँ आरमूर में, निज़ामाबाद में लोग सरापा एहतजाज बन गए, जब सारी रियासत में कांग्रेस की इमेज ख़राब हुई, तो तब कांग्रेस को ख्याल आया या फिर पुलिस को ख्याल आया या फिर पुलिस की आला क़यादत को ख्याल आया कि उसको गिरफ़्तार करना चाहिए। उस वक्त तक देखिए ये जो हो रहा है, हौसला अफजाई जो की जा रही है, गौरक्षा का नाम पे जो शरंगेज़ी करते हैं उनकी भी बिलरास्त तौर पे हौसला अफजाई होती है। ये इस रियासत की कांग्रेस हुकूमत को ले डूबेगी। कांग्रेस को और कांग्रेस की क़यादत को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे उन शरंगेज़ों को, बीजेपी के कायदीन को, बीजेपी के लीडरों को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से उनको जो है हौसला अफजाई की जा रही है, जिस तरह से उन्हें गिरफ़्तार करने से गुरेज किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी शरंगेज़ियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये जो है ये कांग्रेस की कश्ती को ले डूबेगी। कांग्रेस को ये समझने की ज़रूरत है। अब आपने जो कहा ये कितनी मतलब अफसोस की बात है कि एक शख्स शरंगेज़ी करके थप्पड़ मारता है
और पुलिस की आला क़यादत कहती है कि जो है ये वीडियोस डिलीट करो, डिलीट कीजिए वीडियो। और वैसे भी बताइए आपको आप, बता ये दूं कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो ये क़यादत को भी समझने की ज़रूरत है, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी समझने की ज़रूरत है, हमारे रियासत के तमाम जो है अक़लियती कायदीन को भी समझने की ज़रूरत है कि जिस डगर पे कांग्रेस जा रही है, जिस डगर पे यहाँ की पुलिस जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, कांग्रेस की हुकूमत के लिए वो नुकसानदेह है और ये कांग्रेस की नैया डुबाने का काम करेगी, ये समझने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक टीचर का सवाल है, टीचर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है माशरे में। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि यूरोपीय ममालिक में अगर कोई टीचर किसी ट्रैफिक की गलती का इर्तिकाब करते हुए अदालत पहुंचता है तो आपको बता दूं कि जज भी उसके जब पता चलता है जज को कि ये टीचर है तो वो उठ खड़ा होता है और कहता है कि टीचर्स तो बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं और हो सकता है कि इत्तेफाक से ये गलती हो गई है। तो ऐसे में जज खुद उस टीचर से माफ़ी चाहता है, माज़रत खाई करता है कि आपको हाँ अदालत में आना पड़ा। तो बहरहाल तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह माशरे में, मगरबी माशरे में किस तरह की टीचर के साथ या असातिज़ा के साथ एहतराम का मामला किया जाता है। और शर्म की बात यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि असातिज़ा को जो उर्दू पढ़ा रहे हैं उनके साथ इस तरह की हरकत की जाती है, उन्हें गाली गलौज की जाती है, उन्हें थप्पड़ रसीद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो स्कूल प्रिंसिपल है आमिर खान के चेहरे पर ये मैं समझता हूँ कि थप्पड़ नहीं था बल्कि सारे टीचर बरदरी पर ये के चेहरे पर ये थप्पड़ था और इसकी गूंज सारे हिंदुस्तान ने सुनी है। और ख़ास तौर पर पुलिस की जो मुजरिमाना गफलत थे उसको गिरफ्तार करने में और हुकूमत का भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हुकूमत की भी। और जहाँ तक राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, उन्हें हमारे चीफ मिनिस्टर से ये पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह के वाक़यात में फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ये सवाल अहम बनता है, चाहे गौ रक्षकों का मामला हो, चाहे फिर आप टीचर्स को हिरासा परेशान करने का मामला हो, उर्दू के पढ़ाने वाले को। और उर्दू आपको बता दूं कोई गैर मुल्की ज़बान नहीं है। उर्दू तो मैं समझता हूं कि आप अंदाज़ा कीजिए कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में इसकी पैदाइश हुई है। और आपको ये बता दूं कि उर्दू सिर्फ मुसलमान नहीं बोलते बल्कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है वो भी उर्दू बोलते हैं। हद तो यह है कि आज़ाद हिंद में आपको बता दूं कि उर्दू का जब सरकारी ज़बान की जब बात आई है, ज़बान अव्वल की जब बात आई है, तो वो उसमें उर्दू और हिंदी में जो मुकाबला हुआ था सिर्फ एक वोट की वजह से उर्दू हिंदुस्तान की कौमी ज़बान नहीं बन सकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, बदकिस्मती ये तो रही उर्दू की कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान बन गई। अगर पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू नहीं होती तो आज हिंदुस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होती। और उर्दू यकीन मानिए कि मोहब्बत की ज़बान है, मुरव्वत की ज़बान है, हमदर्दी की ज़बान है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उसकी मिठास जो है वो दुश्मन को भी अपना बना देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन बीजेपी लीडरों को सिर्फ सियासत करना है, सिर्फ लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम करना है, इसलिए वो उर्दू को भी निशाना बना रहे हैं। और अहम बात नाज़रीन आपको बता दूं कि उर्दू वो ज़बान है जिसने जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों में जज्बे हुर्रियत भर दिया था। और भरत सिंह आप देखेंगे कि 24 साल की उम्र में, इंतहाई कम उम्र में वो शहीद होते हैं। वो हथियार नहीं डालते, अंग्रेज़ों के सामने झुकते नहीं, अंग्रेज़ों से माजिरत खाई नहीं करते, जिस तरह आज देखेंगे कि जो बीजेपी वाले हैं उनके आबा अजदाद ने किया था। एक नहीं, दो नहीं, कई मरतबा उन्होंने माजिरत खाई की थी, उनसे पेंशन तक लिया था। आप अच्छी तरह तारीख़ है, इशारा मैं क्या दे रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब है, जब भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे तो अंग्रेज कांपने लगते थे, और ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू ने ही दिया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जब शुरू हुई थी तो अंग्रेजों से कहा था कि हिंदुस्तान छोड़ दो, तो ये भी नारा उर्दू का ही था। इसके अलावा आप देखेंगे आवाज़ दो हम एक हैं, ये हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद करने का जो नारा था वो भी उर्दू में था। ये भी जान लेना चाहिए। और यकीन मानिए कि आज पार्लियामेंट में भी अगर कोई मुबाहिस होते हैं तो उसका अगर पेचीदा मसला होता है, उसका जवाब देना होता है पेचीदा सवाल का, तो वो उर्दू अशार में दिया जाता है। तो ये ज़बान उर्दू है, हिंदुस्तान के गोद में पली है, हिंदुस्तान के गोद में पैदा हुई है, हिंदुस्तान का इसने दूध पिया है, ये उर्दू ज़बान है और इसीलिए से हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, बालू जो है, मंदुला बालू के खिलाफ पुलिस ने 118, 115(2) और 394(4) और 324(4) के 4 जैसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक खबर की जानिब नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं।
SIR के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चौकस रहना बहुत ज़रूरी है, अपने तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बता दें कि SIR से घबरा कर, SIR से फिक्रमंद होकर बोराबंडे के एक 40 साल शख्स जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान बताया जाता है, उन्होंने खुदकुशी कर ली। उन्हें डर था कि उनके पास जो दस्तावेज़ात है उसमें उनके नाम के मुख्तलिफ नाम थे, मुख्तलिफ हिज्जे थे। इवन उन्होंने पासपोर्ट में जो हिज्जे में गलती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, उसे दूर कराने के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च किए थे। और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे ज़हनी तौर पर माजूर हैं। तो बहरहाल उन्हें फिक्र हो गई थी कि मुझे बांग्लादेश छोड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश में छोड़ दिया जाएगा, तब मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एक बाप फिक्र करते हुए 1 माह से वो फिक्र में मुब्तला थे और इतवार की सुबह 3 बजे उन्होंने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तो आप अंदाजा कीजिए कि डरिए मत। आपको बता दूं कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म की तकसीम का अमल है या फिर BLOs के आपके घर को आने का है, तो आपको बताना ज़रूरी है कि वो 25 जून से ये सिलसिला शुरू हो चुका है, 24 जुलाई तक जारी रहेगा। और ये खबर आई है कि 1,02,75,000 इन्यूमरेशन फॉर्म अब तक तकसीम कर दिए गए हैं, यानी रियासत तेलंगाना में 30% आबादी में ये फार्म तकसीम हो गए हैं। तो सज्जा साहब खुद आप देखेंगे कि रोज़नामा सियासत के न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान साहब ने सियासत हब फाउंडेशन के तहत 3 या 4 महीने पहले से ही लोगों की नुमाइंदगी शुरू कर दी थी, रहनुमाई शुरू कर दी थी, और उन्हें यह बताया था कि आपकी रहनुमाई रोज़नामा सियासत करेगा। उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रहनुमाई करने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन आज भी कई ऐसे BLOs हैं, आपको बताऊं कि वो अगर पेचीदा कुछ अमल है तो फिर वो सियासत के लिए यानी सियासत अखबार को भेज रहे हैं। कि बिल्कुल यकीनन देखिए बहुत सारे जो है जो मामलात हैं SIR के, देखिए हर दिन एक नया केस सामने आ रहा है। सियासत के दफ्तर में SIR का जो काउंटर्स लगे हैं, यहाँ पे लोग जो है मालूमात हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो हर दिन हमें एक नए केस से जो है वाबस्ता होना पड़ता है और जो है पेचीदगियों का अंदाज़ा होता है कि किस नौइयत की पेचीदगियाँ हैं। तो यकीनन देखिए SIR का ये अमल जो सिर्फ 30 दिन में मुकम्मल करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, मरकज़ी सरकार को भी चाहिए कि इसका जो है ये जो मतलब है कि पेचीदा मामलात आते हैं उनको हल करने के लिए ये जो टाइम है, टाइम भी बढ़ाना लाजमी है। और BLOs को भी पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए। BLOs का अगर BLOs दबाव में काम करेंगे, उनको ऊपर से हिदायत, सख्त हिदायत मिलेंगी। और किसी भी देखिए बाज़ मामलात में ऐसा होता है कि मामूली चीज़ होती है, नाम की कुछ आगे पीछे हो जाना, या फिर जो है स्पेलिंग के में कुछ A की जगह B की जगह C, इस तरह की मामूली चीज़ें होती हैं। मामूली चीज़ों में BLO को इख्तियार दिया जाना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से वो वहाँ पे फ़ैसला करें। BLO पे भी दबाव नहीं होना चाहिए। देखिए SIR क्या है, वोटर लिस्ट की नज़रसानी, तो वोटर लिस्ट की आप नज़रसानी कर रहे हैं, तो आपने माहौल को इतना खौफजदा करने का काम क्यों किया था? BJP ने जो है इस तरह का माहौल बना दिया है। ये जो है BJP की मरकज़ी सरकार है और इलेक्शन कमीशन है, इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये अमल अगर एक नॉर्मल जो है तरीक़ाकार पे होगा और एक नॉर्मल प्रोसेस, देखिए हम माजी में भी जो है SIR भी हुआ है, मतलब एक मरदमशुमारी भी हुई है, पूरे काम हुए हैं, लेकिन आवाम को कोई खौफ नहीं था। आप हिंदुस्तान ही के शहरियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार एक नया जो है नुक्ता लेके आते हैं, हर बार एक नई शरंगेज़ी। और BJP के जो जाहिल लीडरान हैं उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात, अब देखिए आप आसाम का चीफ मिनिस्टर एक जाहिलाना बयान जारी करता है, कोलकाता बंगाल का चीफ मिनिस्टर एक अजीब बयान जारी करता है, यूपी का चीफ मिनिस्टर एक अजीब व गरीब बयान जो है जारी करता है। मतलब ये कि ये लोग भी इस तरह के बयानों के ज़रिए लोगों में एक तरह का खौफ पैदा कर रहे हैं और ख़ास तौर से अक़लियत को बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। तो चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म मोदी को भी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत जारी करे और जो है आवाम से ये कहा जाए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है ये आपका नाम जो है रिवाइव करने का अमल है। आप इस अमल में जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे, देखिए जब कह दिया गया है
आपके पास एसएससी की सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या पासपोर्ट है, जब कह दिया गया है कि आपको जो है 1 या 2 डॉक्यूमेंट बताने हैं तो फिर इस पे जो है अमल कीजिए आप। लेकिन एक बात बताता हूँ सज्जद साहब, जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जहाँ तक तासुब का सवाल है, जी जानिबदारी का सवाल है, आपको सिर्फ मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा। एक तो आप देखेंगे द टेलीग्राफ जो अखबार हैं, जी कितना मशहूर अखबार है, आप अंदाज़ा जी कीजिए, कोलकाता से शाये होता है। और आपको ये बता दूं कि द टेलीग्राफ के जो साबिक एडिटर हैं उनका नाम है राजगोपाल, और हम आपको बता दूं कि उनके नाम को भी और उनके वालिद साहब जो कि गांधीई कायद जी थे, उनका जो इंतकाल हुआ वो तकरीबन 2015 में हुआ, तो उनके नाम को 2002 की एसआईआर से या फिर राय दहनगान से निकाल दिया गया। अब कैसा निकाल दिया गया, ये साजिश के तहत निकाला गया या कैसे निकाला गया, ये तो आप सब कुछ जानते हैं कि मुल्क में क्या हालात हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि कोलकाता में उनका नाम फहरिस्त राय दहनगान से निकाल दिया गया, और जब वो अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने गए तो पासपोर्ट का जो पुलिस क्लियरेंस मिलता है वो नहीं मिला, और ये कहा गया कि इनका नाम फहरिस्त राय दहनगान यानी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए इनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी उसकी तजदीद नहीं की जा सकती। ये एक पहला केस है। और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि मेरे वालिद तो गांधीई लीडर है और बाज़मीर लीडर थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर मुल्क की सेवा में, मुल्क की खिदमत में गुजार दी। क्या वो शख्स इस तरह की गैर जिम्मेदारी करेगा कि वोट नहीं डालेगा? 2002 में उनके वालिद का नाम था, लेकिन वो नाम हज़फ कर दिया गया जानबूझकर। ये टेलीग्राफ के साबिक एडिटर ने यह बात कही है, और उन्होंने कहा कि 27 लाख वोटरों की तरह मेरा भी नाम शामिल नहीं किया गया, और वो ट्रिब्यूनल से रुजू हुए जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कायम किए गए हैं, उसके बावजूद भी वहां पर भी फैसला नहीं हुआ, उसका फैसला भी नहीं आया। लेकिन कितनी शर्म की बात है कि एक खिदमत अंजाम देने वाले, कौम की खिदमत करने वाले मुजाहिद आज़ादी का नाम तक एसआईआर में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह मगरबी बंगाल में आदिल हुसैन का नाम ही, अब स्क्रॉल पढ़ रहा था मैं, स्क्रॉल में ये रिपोर्ट आई हुई है, आदिल हुसैन माहिर बशरियात है और सिटीजनशिप एक्ट की उन्होंने बहुत ज़्यादा मुताला किया है, स्टडी की है, तो उनका नाम भी शामिल नहीं किया गया। उनकी बीवी और माँ ने जाकर वोट डाला, लेकिन वो नहीं डाल सके। तो ये जानबूझकर एक साइकिल चलाया जा रहा है, एक दौड़ चलाया जा रहा है, ताकि जो नाराज आवाज़ें हैं उसे दबा दिया जाए। ये बिल्कुल देखिए, ये जो हो रहा है ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है, इस तरह से ना हुकूमतें चलती हैं, ना आपके जो है इख्तिदार चलता है। देखिए, अपने ही लोगों की, अपने ही शहरियों की जो है आवाज़ दबा के आप इस मुल्क का भला नहीं कर सकते, इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, और ना ही इस मुल्क में आप जो है इस तरह से माहौल पैदा कर सकते हैं। तो यकीनन ये तशवीश की बात है कि आने वाले दिनों में अगर आप एसआईआर, जैसे कि आज आधार कार्ड को जो है बुनियाद बनाया जा रहा है, अगर आने वाले दिनों में आप एसआईआर को बुनियाद बनाएंगे तो फिर आम आदमी मुश्किलात से दो चार हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस सिलसिले में वसी तरह इक़दाम करे। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस सिलसिले में बहुत ही जो है वाज़ेह इक़दाम करे। और देखिए, ये जो भी होगा इसको आप ज़बरदस्ती आवाम पे थोप नहीं सकते, इस मुल्क के शहरी पे आप थोप नहीं सकते, इस मुल्क के शहरी की शहरियत पे आप सवाल नहीं उठा सकते। और बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या इस मुल्क के हालात होंगे, लेकिन इस तरह से आप अपने ही मुल्क के शहरियों को जो है गैर यकीनी से दो चार कर देंगे, तो फिर जो है ये आपके लिए भी जो है मुश्किलात का माहौल पैदा करेगा। आने वाले दिनों में एक गैर यकीनी की सूरत हाल आपको जो है इस मुल्क के शहरियों के साथ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये ख़बर बहुत ही अफसोसनाक है, ख़ास तौर पर दीनी व इल्मी हलकों के लिए। और वैसे भी आप नाज़रीन अच्छी तरह जानते हैं कि मौलाना सलमान हुसैनी नदवी, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी का नाम सुनते ही आप ज़रूर कहेंगे कि ये एक शोला बयां मुक़र्रिर है, बहुत ही पुरजोश तकरीर करते हैं। और आपको ये बता दूँ कि उनका इंतकाल हो चुका है, उनका विसाल हो चुका है, और 72 साल की उम्र में, चंद दिन से वो कुछ अलील थे। उसके बाद ये आज सुबह ये खबर आई है कि 3 बजे सुबह वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। तो बहरहाल आज बाद नमाज जो असर जो है मलिहाबाद में उनकी तदफीन भी कर दी गई है। इस बात की भी इत्तलात उत्तर प्रदेश से हमें मौसूल हो रही हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इनकी पैदाइश का सवाल है, 1954 में वो लखनऊ में पैदा हुए, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो तालीम, इब्तदा तालीम हुई वो हिंदुस्तान में ही हुई, और फिर वो सऊदी अरब में भी तालीम हासिल करने का उन्हें एजाज़ हासिल हुआ। लेकिन
हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि उनके जो बाग़ियाना तेवर थे और ख़ास तौर पर जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं उन पर वो बहुत ज़्यादा तनक़ीद करने लगे थे। और हद तो यह है कि हुकूमत सऊदी अरब भी उनकी तनक़ीद से नहीं बच सकी थी। तो इंतहाई ज़रूरतमंदाना तक़रीर किया करते थे और तनाज़ात का शिकार भी हुए थे, लेकिन आप देखेंगे बहैसियत मजमूई उनकी जो शख्सियत थी वो गैर मामूली थी। और मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम को ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का ये बहुत बड़ा नुकसान है। यकीनन देखिए, एक जो है एक बहुत ही नदवा के जो है एक बहुत बड़े आलिम दीन की जो है विशाल हो चुका है। यकीनन ये एक बहुत ही गमनाक खबर है। और देखिए अहम बात यह है कि उनके इंतकाल के बाद उनके जो है कुछ मामलात को लेके जो है बहस भी छिड़ गई है। जी। तो यकीनन देखिए इंतकाल के बाद एक बंदा जो है और अल्लाह और बंदे का मामला हो जाता है। जी। और ये जो है अब उनका फैसला जो भी होगा वो तो खुदा करेगा, अल्लाह के हाथ है। हमें गैर ज़रूरी देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया में बहस मुबाहे से छिड़ गए हैं उनके इंतकाल को लेके या फिर उनके ख़यालात को लेके या फिर उनकी तकरीरों को लेके या फिर जो है उनके कुछ मामलात को लेके जिस तरह से बहस छिड़ गई है, जिस तरह से जो है एक लामदनाही सिलसिला बहस का शुरू हो गया है, उसको तर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि हदीस भी है कि इंतकाल के बाद किसी की मामला उसका और जो है अल्लाह के बीच का हो जाता है, उसको बुरा नहीं कहा। और अल्लाह चाहे, देखिए अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहे बख्शता है। और अल्लाह ताला इतना क़दर रहीम करीम है, गफ़ूर रहीम है, तवाबुर रहीम है, वो माफ़ करने वाले हैं और बंदों को माफ़ करते हैं अल्लाह ताला। और एक बात ये है कि जहाँ तक अगर कोई इंतकाल कर जाते हैं तो उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए। और वो जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि अल्लाह और बंदे का मामला है, अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और आप कौन होते हो, आपके ख़बर का जवाब आप देंगे, उनके ख़बर का जवाब वो देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आप पहले ये देखिए कि आप अपने घर वालों से कैसे रहते हैं, आप अपने पड़ोसियों से कैसे रहते हैं, आपके मामलात क्या हैं, आप किस कदर तक़वा इख्तियार करते हैं या मुत्तक़ी हैं या नहीं हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर किस तरह आप अमल करते हैं, वो देख लीजिए। इंसान को दूसरों के यानी आप देखेंगे कि बुराइयों को टटोलने के बजाय अपने आप में जो बुराइयां हैं उसे तलाश करनी चाहिए। यही इन अच्छे इंसान की निशानी होती है। वैसे भी याद रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहीम करीम है, गफ़ूर रहीम है, तवाबुर रहीम है। अल्लाह ताला तौबा करने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला है। और जो बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है उसकी आंखों से आंसू रवां होते हैं। तो अल्लाह ताला कहा जाता है कि ऐसे खुश होते हैं जैसे किसी बच्चे का खोया हुआ खिलौना जब मिल जाता है तो बच्चा खुश होता है, उसी तरह अल्लाह ताला खुश होते हैं अपने बंदे, ख़ास तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मामले में। तो अल्लाह ताला माफ़ 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 वो दरगुजर का मामला फरमाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर रही हज़रत मौलाना सलमान हुसैन नदवी की। और आपको लिए चलते हैं हम ईरान में आपको बताते हैं कि किस तरह अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने से इत्तेफाक कर लिया है। और आपको ये बता दूं कि जारी हफ्ते मुज़ाकरात का अभी फैसला हुआ है और अमेरिका और ईरान आपने हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को यानी कल आप देखेंगे कि कतरी दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात करने पर राज़ी हुए हैं। और अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने यह बात बताई है। नाज़रीन, एक और ख़बर है, बहुत ही अहम खबर है और आपकी बता दूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो आपको बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हुकूमत में ये कारनामा हुआ है कि आज हर हिंदुस्तानी कम अज़ कम 52,000 रुपये का कर्जदार है, यानी मक़रूज़ है, उस पर कर्ज़ का बोझ है 52,000। और हिंदुस्तान पर जो बैरूनी कर्ज़ है वो तकरीबन 765 अरब डॉलर। सज्जाद साहब, बिल्कुल देखिए, माशी हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और आप नए हुर्मुज़ का मामला भी जो है पेचीदा होता जा रहा है। देखिए, गुज़िश्ता जुमा को ये अच्छी खबर आई थी कि जो है जंगबंदी के लिए माहिदा हो गया है, लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि फिर से वहाँ पे हमले, जवाबी हमले, हालात, बयानात, पेचीदगियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। और इसका रास्त नुकसान जो है हिंदुस्तान को हो रहा है, हिंदुस्तान की मैशियत को हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाद अहमद को इजाज़त दीजिए, मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।